Welcome to Bioma IS Delhi. I am P. Ranjit, फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। ब्योमा आईएएस के इस मंच पे आपका स्वागत है। आशा है आप स्वस्थ होंगे और प्री की तैयारी आपने प्रारंभ कर चुके होंगे। पिछले क्लास को आगे बढ़ाते हुए आज की मेरी चर्चा का विषय रहेगा हड़प्पा सभ्यता की प्रकृति, उसकी सामाजिक आर्थिक परिवर्तन, सोशो इकोनॉमिक चेंज के बारे में। पिछले सेशन में मैंने चर्चा किया था कि हड़प्पा सभ्यता के उदय और पतन, आखिर हड़प्पा सभ्यता का उदय कैसे होता है, ऑरिजिन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन, इसके साथ साथ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। उसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए आज हम चर्चा करेंगे हड़प्पा सभ्यता के सामाजिक और आर्थिक विकास की। आखिर हड़प्पा सभ्यता का पॉलिटिकल, राजनीतिक, आर्थिक, धार्मिक डेवलपमेंट, उसके विकास किस रूप में हुए थे और वहाँ से किस तरह के सवाल बनते हैं और किस रूप में आपको उसको सवाल को लेना है और कैसे आपको पढ़ाई करनी है। हड़प्पा के राजनीतिक, हड़प्पा के आर्थिक, हड़प्पा के धार्मिक विकास की प्रक्रिया को कैसे समझेंगे और इस यहाँ से पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल सवाल किस तरह से आपके बनते हैं, इस बिंदु पे चर्चा करूं। इसके पहले कुछ सामान्य सी चर्चा मैं कर देना चाहता हूं। जो बच्चे हड़प्पा सभ्यता के बारे में बिल्कुल अननोन हैं या हिस्ट्री के अदर बैकग्राउंड के बच्चे हैं, उनको पता होना चाहिए कि इस हड़प्पा सभ्यता के बारे में कुछ जानकारी, सामान्य सी जानकारी, और सामान्य सी जानकारी देने के बाद मैं अपने बिंदु पे आऊँगा कि आखिर पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल स्थिति को कैसे आपको पढ़ना है, क्या करना है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए हड़प्पा सभ्यता, इसी का नाम है सिंधु घाटी की सभ्यता। हड़प्पा सिविलाइजेशन या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता, इसके वस्तुतः जो बच्चे नहीं जानते, इसी सभ्यता का नाम हड़प्पा सभ्यता, हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इस सभ्यता के 3 नाम हैं, जो कंफ्यूज नहीं होंगे। ये तीनों नाम इसी सभ्यता के हैं, ये ध्यान रखेंगे। इस सभ्यता के 3 नाम हैं और फर्स्ट जिसे कहेंगे इंडस वैली सिविलाइजेशन, इंडस वैली सिविलाइजेशन या हिंदी में सिंधु घाटी की सभ्यता, सिंधु घाटी की सभ्यता, और या हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता। ये बच्चे कंफ्यूज नहीं रहेंगे। इसी सभ्यता के 3 अलग अलग नाम हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन, सिंधु घाटी की सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता। वस्तुतः विश्व में प्राचीन काल में 3-4 प्राचीन सभ्यताएं थी। नील नदी घाटी की सभ्यता, चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, उसी के समकालीन ये हड़प्पा सभ्यता भी थी। तो हड़प्पा सभ्यता को हम 3 अलग अलग जो समकालीन सभ्यताएं थी उसके बराबर मान सकते हैं कि वो जो सभ्यता थी, इसमें आप नाम याद रखेंगे। सबसे एक प्रथम सभ्यता थी नील नदी घाटी की सभ्यता, सेकेंड थी मेसोपोटामिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, और थर्ड थी चीन की सभ्यता। तो चीन की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता और नील नदी घाटी की सभ्यता, ये तीनों सभ्यता हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थी। तो विश्व के प्राचीन काल में 4 सभ्यताओं का विकास हुआ था, नील नदी घाटी, मेसोपोटामिया, चाइना और हड़प्पा की सभ्यता। और इसके साथ साथ इस बात का भी ध्यान रखेंगे, ये सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता भारत के क्षेत्र में विकसित हुई थी। भारत, आज का पाकिस्तान, बलूचिस्तान का इलाका को कवर करती थी ये हड़प्पा सभ्यता। अगर हड़प्पा सभ्यता के बारे में तो दूसरा फैक्ट आप याद रखेंगे, आमतौर पर ये आज का उत्तर पश्चिम भारत, सेकेंड आज का पाकिस्तान का इलाका, और थर्ड आज का बलूचिस्तान और कुछ अफगानिस्तान का इलाका। बलूचिस्तान, पाकिस्तान और उत्तर पश्चिम भारत।
हड़प्पा सभ्यता का विस्तार, हड़प्पा सभ्यता का विस्तार उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्रों में फैला हुआ था। तो जो बच्चे नहीं जानते होंगे ध्यान रखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता वस्तुतः, अगर आप मैप देखेंगे, आप मैप को विजुलाइज करके, ये आज का पाकिस्तान बलूचिस्तान से होते हुए उत्तर पश्चिम भारत तक ये सभ्यता फैली हुई थी। उत्तर पश्चिम भारत में, तत्कालीन उत्तर पश्चिम भारत में मोहनजोदड़ो, एक मिनट, तो उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, कुछ हद तक अफगानिस्तान का जो पार्ट था, ये हड़प्पा सभ्यता का, यहाँ तक हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था। उत्तर पश्चिम भारत में अगर आज के डेट में देखा जाए तो राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, उत्तर प्रदेश, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये 7 राज्य थे जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता विकसित थी। तो जब आप उत्तर पश्चिम ध्यान रखेंगे तो आप राज्यों का नाम याद रखेंगे, राजस्थान, महाराष्ट्र, इसके साथ साथ यूपी का क्षेत्र, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, गुजरात, भारत के ये राज्य, ये हरियाणा, भारत के ये राज्य थे जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का विस्तार था, हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। तो भारत के हरियाणा, पंजाब, जम्मू कश्मीर, इसके साथ साथ गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, ये ऐसे राज्य थे जहाँ पे हड़प्पा सभ्यता का फैलाव था। इसके साथ साथ अगर पाकिस्तान के क्षेत्र में देखेंगे, अगर पाकिस्तान का क्षेत्र देखा जाए तो यहाँ पे सिंध, पाकिस्तान का सिंध का इलाका, पाकिस्तान का पंजाब का इलाका और पाकिस्तान का ही बलूचिस्तान का इलाका, इस इलाके में भी हड़प्पा सभ्यता के स्थल मिले हैं। इन क्षेत्रों में भी हड़प्पा सभ्यता के साइट्स मिले हैं, स्थल मिले हैं और इन क्षेत्रों में हड़प्पा सभ्यता फैली हुई थी। तो थर्ड पॉइंट कि हड़प्पा सभ्यता आज का उत्तर पश्चिम भारत, नॉर्थ वेस्ट इंडिया के साथ साथ पाकिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्रों में फैली हुई थी। इसी पॉइंट को आगे बढ़ाते हुए इसका समय काल आमतौर पर कार्बन डेटिंग से 2350 बीसी से लेकर 1750 बीसी के बीच माना जाता है। 2350 बीसी से 1750 बीसी के बीच इस सभ्यता का समय काल माना जाता है। तो आपने जो बच्चे नहीं जानते होंगे, ये फैक्ट है, अमूमन जानने चाहिए कि हड़प्पा सभ्यता उत्तर पश्चिम भारत, पाकिस्तान और बलूचिस्तान के क्षेत्र में फैली हुई थी। इसका समय काल अमूमन 2350 से 1750 बीसी के बीच माना जाता है और इसमें भारत के ये करीबन 7 राज्य थे, गुजरात, राजस्थान, महाराष्ट्र, यूपी, जम्मू कश्मीर, पंजाब, हरियाणा, ये राज्य इसमें शामिल थे और कुछ पाकिस्तान का इलाका भी शामिल था। हड़प्पा की, मैंने बताया था, हड़प्पा की लिपि जो पिक्टोग्राफी लिपि थी वो आज तक डिसिफर नहीं की गई, पढ़ी नहीं गई है। इस लिपि के नहीं पढ़ने की वजह से इनकी बहुत सारी फैक्ट, इनकी बहुत सारी जो घटनाएं हैं, इनके बारे में बहुत सारी जानकारियां हमें प्राप्त नहीं हो पाई है। लेकिन जो वस्तु मिली है, जिस तरह के स्ट्रक्चर मिले हैं, जिस तरह की बनावट मिली है, उसके आधार पर इतिहासकारों ने या पुरातत्वविदों ने बहुत सारे अंदाज लगाए हैं, अनुमान लगाए हैं। इससे जब भी आप आंसर लिखेंगे तो इस यूपीएससी के आंसर में ध्यान रखेंगे, हड़प्पा सभ्यता में आप मे बी या रहा होगा करके लिखेंगे कि शायद यहाँ के लोग पिक्टोग्राफी लिपि का प्रयोग करते होंगे या यहाँ पर ऐसी घटना हुई होगी, क्योंकि बहुत कुछ हमें 100% कंक्रीट जानकारी इस सभ्यता के बारे में अभी नहीं मिल पाई है। अभी खोज जारी है, अभी हालांकि अभी पुरातत्वविद खोज कर रहे हैं और जब आपको कंक्रीट जानकारी मिल जाएगी, लिपि पढ़ ली जाएगी, तब इस सभ्यता
इस जो अंधकार है वो दूर होगा और भारत की प्राचीन सभ्यता के बारे में, भारत की प्राचीन संस्कृति के बारे में हमें बहुत कुछ जानकारी देखने को मिलेगा। इसे ध्यान रखें, ये सभ्यता अभी बहुत कुछ बयां करती है, लेकिन हमें बहुत कम ही पता है इस सभ्यता के बारे में। अगर इस सभ्यता के राजनीतिक विस्तार, अगर पॉलिटिकल डायमेंशन को देखा जाए, पॉलिटिकल स्टेटस को देखा जाए, पॉलिटिकल स्थिति को देखा जाए, अगर राजनीतिक बिंदु को देखा जाए, तो अब पहली बात यह ध्यान रखेंगे, जब भी किसी काल का, समय काल का, क्षेत्र विशेष का, साम्राज्य का हम राजनीतिक इतिहास का अध्ययन करते हैं, उस वक्त हमें किन किन पहलुओं को पढ़ना पड़ता है। जब भी राजनीतिक इतिहास को पढ़ते हैं तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे राजा की स्थिति के बारे में, उसके बाद राजनीतिक संरचना के बारे में, पॉलिटिकल स्ट्रक्चर, इसके साथ साथ पॉलिटिकल क्या किस प्रकार की व्यवस्था थी, लोकतंत्र था, जनतंत्र था, या मोनार्की थी, या कुछ और कुलीन तंत्र था, या कुछ और व्यवस्था थी। इसके साथ साथ एक चीज़ और हम पढ़ेंगे कि वहाँ पर राजा और जो ब्यूरोक्रेसी थी, मंत्रिमंडल था, उसके बीच किस प्रकार का सामंजस्य था, और ब्यूरोक्रेसी, मंत्रिमंडल किस प्रकार से काम करती थी, उसका चुनाव कैसे होता था, आमतौर पर किस प्रकार से टैक्स लेते थे, टैक्स कौन कलेक्ट करता था। इन सब बिंदुओं को हम राजनीतिक क्षेत्र में पढ़ा करते हैं। जब वैदिक, आप देखेंगे, जब वैदिक काल, मौर्य काल, गुप्त काल, मुगल काल पढ़ेंगे तो इन बिंदुओं के पे ही आपके सवाल बनते हैं, और इन बिंदुओं को पढ़ के ही आप उस वक्त की राजनीतिक भूमिका को सही से विश्लेषण कर पा सकते हैं। लेकिन जब हम हड़प्पा काल को देखते हैं तो हड़प्पा काल की, आपको बताया, हड़प्पा काल की लिपि नहीं पढ़ने की वजह से इनकी राजनीतिक संरचना के बारे में, इनकी पॉलिटिकल स्थिति के बारे में, इनकी राजनीतिक अवस्थिति के बारे में हमें बहुत कुछ पता नहीं है। इसलिए हम ये बता नहीं पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे यहाँ पे लोकतंत्र था, या कुलीन तंत्र था, या फिर जनतंत्र था, या फिर मोनार्की सिस्टम था, या राजतंत्र था, राजा कौन बनते थे, पुजारी होता था, पृष्ठ क्लास की भूमिका ज़्यादा थी, या व्यापारी वर्ग की भूमिका थी, या योद्धा वर्ग की भूमिका थी, या कोई और वर्ग राजा होता था। तो राजा कौन होता था, राजा हेरिडिटी होता था, वंशानुगत था या नहीं था, या इसके बारे में डिटेल से जो चर्चा होती है, आप अभी हम लोग अनभिज्ञ हैं कि आखिर वहाँ पर राजनीतिक स्थिति किस प्रकार से रही होगी, या फिर राजनीतिक संरचना कैसे काम करती होगी। लेकिन जब भी आप हड़प्पा काल की राजनीतिक भूमिका को बताने का प्रयास करेंगे तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि आप गौर करें, इतने बड़े विशाल भूभाग में, जो आज के बलूचिस्तान, पाकिस्तान से लेकर यूपी तक फैला हुआ था। सोचिए, पाकिस्तान के बलूचिस्तान इलाका से लेकर यूपी तक फैला था, ऊपर जम्मू कश्मीर से लेकर गुजरात तक फैला हुआ था। इतने विशाल क्षेत्र को संगठित करके, ऑर्गेनाइज करके, वहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर स्थिति को कंट्रोल करके रखना कोई मामूली बात नहीं रहा होगा। इसका तात्पर्य निकला, इतने विशाल क्षेत्र में शांतिपूर्ण तरीके से पीसफुली व्यापार वाणिज्य का विकास हो रहा था, आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से चलाई जा रही थी। इसका मतलब कहीं न कहीं बगैर राजनीतिक भूमिका के, बगैर बेहतर राजनीतिक भूमिका के आर्थिक गतिविधियां सुचारू रूप से नहीं चलाई जा सकती है। इसलिए कोई न कोई राजनीतिक वर्ग तो रहा ही होगा, किसी न किसी, कोई न कोई वर्ग ऐसा होगा जो राजा की भूमिका में रहा होगा। तो सबसे पहले तो आप ये बताने का प्रयास करेंगे कि इतने विशाल क्षेत्र में, इतने विशाल एरिया में, क्षेत्र में, अगर शांति, सहिष्णुता के साथ मिलजुल कर व्यापारिक गतिविधियां अगर सुचारू रूप से चलाई जा रही है, तो कोई न कोई ऐसा वर्ग रहा होगा, या बिना राजनीतिक भूमिका के ये काम संभव ही नहीं है। दूसरा पॉइंट, इस बात को उजागर करेंगे कि अगर आर्थिक गतिविधि को आप देखेंगे तो यहाँ पर स्थानीय व्यापार के साथ साथ आंतरिक व्यापार के साथ साथ बाह्य व्यापार भी सुचारू रूप से चलाया जा रहा था। हम दूसरे देशों के साथ, अगर आप गौर करेंगे, देखेंगे, अगर आप, वो चाहे मिस्र हो, चाहे वो मेसोपोटामिया हो, इन देशों के साथ हम बाह्य व्यापार सुचारू रूप से, निर्बाध रूप से चला रहे थे। तो अगर बाह्य व्यापार
सुचारू से चलाया जा रहा था, यहाँ भी किसी न किसी राजनीतिक वर्ग की भूमिका के बिना बाह्य व्यापार ढंग से नहीं चला सकते हैं। तो बाह्य व्यापार अगर दूसरे देशों के साथ व्यापार हम कर रहे हैं तो यहाँ भी किसी न किसी एक ऐसे वर्ग की जरूरत पड़ेगी जो इस व्यापार को संगठित और ऑर्गेनाइज करके रख सकता हो। तो यहाँ भी व्यापार की भूमिका को देखते हुए, विदेशी व्यापार को देखते हुए हम बता सकते हैं कि कोई न कोई राजनीतिक वर्ग जरूर रहा होगा। इसके साथ साथ हड़प्पा काल के टाउन प्लानिंग को देखते हुए, नगर नियोजन को देखते हुए, अगर हड़प्पा काल के हम टाउन प्लानिंग को देखें, टाउन प्लानिंग से आपके अलग से सवाल बनेंगे और टाउन प्लानिंग की हम अलग से चर्चा करेंगे। लेकिन नगर नियोजन को देखते हुए व्यवस्थित नगर नियोजन, जल आपूर्ति तंत्र, ड्रेनेज सिस्टम, बेहतर जल निकासी प्रणाली को देखते हुए हम अंदाजा लगा सकते हैं कि बिना पॉलिटिकल भूमिका के, बिना कोई अथॉरिटी के, बिना किसी सत्ता के ये भी शायद संभव नहीं रहा होगा। यहाँ भी किसी न किसी सत्ता की, अथॉरिटी की जरूरत जरूर पड़ी होगी। इसलिए उनकी टाउन प्लानिंग को देखते हुए भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कहीं न कहीं एक ऐसा वर्ग जरूर रहा होगा जो राजनीतिक वर्ग या जिसे सत्ता के माध्यम से इस भूमिका को संचालित कर रहा होगा। इसी के साथ साथ आपने गौर करेंगे कि हड़प्पा में या मोहनजोदड़ो में बड़े बड़े अन्नागार मिले हैं। बड़े बड़े अन्नागार मिलना, धान कोठार का मिलना, ये भी इस बात का सूचक है कि राजा शायद इस अनाज को टैक्स के रूप में, कर के रूप में या लगान के रूप में लेते होंगे। और ये बड़े बड़े अन्नागार का मिलना इस बात का सूचक है, एक तो सूचक है कि सरकार या जो राजा होंगे वो अन्नागार या धान कोठार के रूप में अनाज को लगान या टैक्स के रूप में लेते होंगे। और दूसरा, ये अनाज को पुनः डिस्ट्रीब्यूट करते होंगे किसी विपदा के समय, आपदा के समय, अकाल के वक्त, बाढ़ के वक्त, या उस वक्त उसको आपूर्ति करते होंगे जब उन्हें लगता होगा कि इसकी आवश्यकता है। तो ये अन्नागार मिलना या बड़े बड़े कोठार मिलना, ये भी इस बात का सूचक है कि कोई व्यवस्था रही होगी जो लगान के रूप में, टैक्स के रूप में या कर के रूप में अनाज को एक जगह इकट्ठा करती होगी और अनाज को इकट्ठा करके एक आपदा के वक्त, विपत्ति के वक्त उसे डिस्ट्रीब्यूट करने का, लोगों में देने का, बांटने का काम करते होगी। तो अन्नागार भी कहीं न कहीं इस बात का सूचक है कि, या कोठार भी इस बात का सूचक है कि कहीं न कहीं कोई राजनीतिक भूमिका जरूर रही होगी। तो मेरे कहने का तात्पर्य ये निकला कि सबसे पहले आप ये बताएंगे कि हमें हड़प्पा काल के राजनीतिक स्थिति को, राजनीतिक संरचना के बारे में उनकी लिपि न मिलने की वजह से बहुत सारी जानकारी नहीं है। लेकिन इन बिंदुओं से पता चलता है कि शायद कोई मजबूत सत्ता, शक्ति किसी के हाथों में रही होगी, क्योंकि इतना बेहतर व्यापार, इतनी बेहतर नगर नियोजन, अन्नागार का मिलना, सुदृढ़ व्यापारिक तंत्र होना, इतने सारे क्षेत्रों में अबाध रूप से व्यापार होना, ये किसी न किसी सत्ता के बिना, अथॉरिटी के बिना शायद संभव नहीं रहा होगा। इसके साथ साथ अगर आप हड़प्पा काल के किसी भी शहर की बनावट को देखेंगे तो शहर की बनावट में आपने गौर किया होगा, दो तरह के स्ट्रक्चर मिलते हैं, है ना। आपने गौर किया होगा पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला, और एक टीले के ऊपर भव्य विशाल किले की नुमा आकृति मिलती है। एक किले की नुमा आकृति मिलना भी इस बात का सूचक है कि शायद इस किले नुमा आकृति में कोई राजा या फिर प्रशासनिक अधिकारी या मंत्री का निवास स्थान रहा होगा। एक किला भी इस बात का सूचक है कि ये शायद प्रशासनिक अधिकारियों का या राजाओं का भवन रहा होगा। तो सबसे पहले इन 6 बिंदुओं का आधार पर आप बताने का प्रयास करेंगे कि हड़प्पा काल में राजनीतिक स्थिति तो थी, बेहतर राजनीतिक स्थिति का अंदाजा हम लगा सकते हैं, और जिसके हाथ में भी सत्ता होगी वो बहुत ही सुचारू रूप से, सही तरीके से पूरी सभ्यता को, पूरी संस्कृति को, हड़प्पा सभ्यता को संगठित करके या मिला जुला करके रखे रहा होगा। लेकिन अब आपका सवाल यह बनता है कि यह सत्ता पुजारी वर्ग के हाथ में होगा या योद्धा वर्ग के हाथ में होता या फिर व्यापारी वर्ग के हाथ में था, किसके पास रहा होगा? इसमें इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं जो आप बताएंगे कि मैकी महोदय ने ये कहा, पिकेट महोदय ने ये कहा। तो यहाँ पर अभी क्लियर नहीं है, लेकिन आमतौर पर ऐसा माना जाता है
पुराने काल की स्थिति को देखते हुए कि शायद पुजारी वर्ग, पृष्ठ क्लास, पुजारी वर्ग ही राजा रहते होंगे और पुजारी वर्ग के माध्यम से ही सत्ता चलाई जा रही थी, क्योंकि व्यापारी वर्ग आमतौर पर राजा बनते नहीं हैं, उनकी राजनीतिक भूमिका कम होती है। अगर योद्धा वर्ग को माना जाए राजा, तो योद्धा वर्ग यहाँ युद्ध के साक्ष्य, लड़ाई झगड़े के साक्ष्य, हथियार के साक्ष्य बहुत नामात्र के मिले हैं, कम संख्या में मिले हैं। इससे योद्धा वर्ग की भूमिका भी बहुत महत्वपूर्ण नहीं मानी जा सकती है। तो आमतौर पर ऐसा माना जाता है कि शायद कोई पुजारी क्लास या पृष्ठ क्लास ही होगा जो कि यहाँ पे सत्ता का संचालन करते होंगे। और एक सवाल यहाँ से बनेगा कि हड़प्पा काल की राजधानी किसे मान सकते हैं? तो इस सभ्यता की स्ट्रक्चर को देखते हुए आमतौर पर पिकेट महोदय ने यह कहा था कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दो जुड़वा राजधानी थी। शायद एक राजधानी के नहीं, कई सारी राजधानी का कंसेप्ट रहा होगा उस वक्त में। उसमें हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कुछ हद तक इतिहास का लोथर को भी मानते हैं, कालीबंगा को भी मानते हैं, लेकिन आमतौर पर भी आप बताएंगे कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु घाटी की दो जुड़वा राजधानी रही होगी। तो लिपि ने पढ़ने की वजह से और अस्पष्टता की वजह से हम उसकी राजनीतिक संरचना के बारे में बहुत कुछ नहीं बता पाएंगे, आप नहीं बता पाएंगे एग्जाम की पर्पज से, लेकिन इतनी सारी बातें बताएंगे कि राजनीतिक संरचना में कहीं न कहीं कोई तंत्र जरूर होगा, कोई न कोई पॉलिटिकल सिस्टम जरूर रहा होगा। बिना सिस्टम के इतनी सारी घटनाएं नहीं चलाई जा सकती है। इतने सारे पहलुओं को मिलाकर रखना, इतनी सारी घटनाओं, इतने सारे सफल तंत्र, कोई न कोई सफल तंत्र सिस्टम जरूर रहा होगा जिसके बिना राजनीतिक तंत्र ठीक से नहीं चलाया जा सकता था, व्यापारिक तंत्र ठीक से नहीं चला सकता था। बेहतर व्यापार के लिए एक कुशल राजनीतिक वर्ग की भी आवश्यकता जरूर महसूस होती है। तो इसके अलावा यहाँ पर आपसे ज़्यादा सवाल नहीं बनती। छोटी सी भूमिका थी। अब छोटी सी भूमिका बताने के बाद आप ये बताएंगे कि राजनीतिक तंत्र की भूमिका अवश्य रहेगी, लेकिन क्या है इसके बारे में इतिहासकार अभी स्पष्ट नहीं है। राजनीतिक तंत्र की बात जो दूसरा पहलू है आप देखेंगे, वे अर्थव्यवस्था, इकोनॉमी। अगर हम इकोनॉमी की चर्चा करें तो इसमें दो तीन ऐसे पॉइंट हैं जो सबसे पहले आप बताएंगे। यहाँ इकोनॉमी, ये हम जो व्यापार कर रहे थे इसमें तीन बातें। सबसे पहले इस हड़प्पा सभ्यता का अर्थव्यवस्था का आधार बिंदु कृषि था, एग्रीकल्चर था, व्यापार नहीं था। ये ध्यान रखेंगे, ऐसे अगर आप गलत कर देते हैं कि हड़प्पा में जो आधार था अर्थव्यवस्था का आधार वो व्यापार था, व्यापार नहीं था बल्कि कृषि था, एग्रीकल्चर था। तो कृषि, एग्रीकल्चर, कृषि, बचत की कृषि ने, सरप्लस प्रोडक्शन ने, अधिशेष उत्पादन ने ही कृषि का अधिशेष उत्पादन ने ही व्यापार को फलित किया। इसलिए जब भी आप बताएंगे पूरे सिंधु घाटी सभ्यता का अर्थव्यवस्था का आधार कृषि ही था। कृषि के बाद व्यापार का नाम आता है, तो कृषि को आप नहीं छोड़ेंगे, तो कृषि आधार बिंदु था अर्थव्यवस्था का। यहाँ पर कृषि के बाद दूसरा स्थान आता है जिसको बोलते हैं पशुपालन, एनिमल हस्बेंड्री। पशुपालन की आवश्यकता सामान को ढोने के क्रम में, यातायात के क्रम में, विपणन के क्रम में और कहीं न कहीं व्यापार के क्रम में इनका स्थान, इनकी जरूरत पड़ती होगी। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट था वो था शिल्प कला का विकास, शिल्प, क्राफ्ट। और फिर व्यापार। तो जब भी हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था का विश्लेषण करेंगे, बताने का प्रयास करेंगे, तो सबसे शुरुआत में आपको बताना पड़ेगा कृषि के बारे में, फिर बताएंगे पशुपालन के बारे में, फिर बताएंगे शिल्प के बारे में, दस्तकार के बारे में, और फिर आप बताएंगे व्यापार के बारे में।
और व्यापार के बारे में जो बताएंगे उसमें 3 तरह के व्यापार था। एक स्थानीय व्यापार, लोकल ट्रेड, एक आंतरिक व्यापार जो एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र के बीच में हो रहा था, इंटरनल ट्रेड, और एक था बाह्य व्यापार। तो हड़प्पा सभ्यता में या हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था को बताने के क्रम में आप इन बिंदुओं को टच करेंगे, तब जाके आपका कंप्लीट इकोनॉमी का सेशन तैयार होगा, आपका सब्जेक्ट तैयार होगा। तो सबसे पहले आपको बताना पड़ेगा कृषि के बारे में, फिर पशुपालन, शिल्पकला का विकास, व्यापार और तीनों प्रकार के व्यापार। इसके विस्तार से चर्चा करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ यहाँ भी हमें लिपि का साक्ष्य तो मिलता नहीं है, तो जितनी सारी बातें बताई जाएंगी, जितने पहलुओं को चर्चा की जाएगी, वो कुछ ना कुछ अंदाजा या अनुमान लगाकर इतिहासकारों ने जो खोज की है, जो वस्तु मिली है, इसके आधार पर अंदाज लगाकर हम बताने का प्रयास करेंगे कि आखिर यहाँ की अर्थव्यवस्था कैसी रही होगी। ये व्यापार का साक्ष्य, अगर व्यापार है, मान लिया सपोज दैट, मान लिया एक देश ए है, एक देश बी है। अगर एक ही वस्तु बी में मिली है, एक देश की वस्तु बी में मिली है और बी देश की वस्तु अगर ए में मिली है, तो ये सूचक है व्यापार का। क्योंकि अगर व्यापार हो रहा होगा तभी वस्तुओं का आदान प्रदान हो रहा होगा। इसलिए यहाँ पर व्यापार का तात्पर्य है कि एक क्षेत्र की वस्तु दूसरे क्षेत्र में मिल रही थी, दूसरे देश की वस्तु यहाँ पे मिल रही थी, यहाँ की वस्तु दूसरे देशों में मिल रही थी। इससे इतिहास का अंदाजा लगा लिए कि ये व्यापार यहाँ इस क्षेत्र से इस क्षेत्र के बीच व्यापार हो रहा होगा। बाकी कोई लिखित में जानकारी, हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में लिखित जानकारी या स्क्रिप्ट यहाँ नहीं मिली है। तो इस बात को बताते ही बताएंगे 3-4 जो कंसेप्चुअल बात पहले बताता हूँ, फिर डिटेल से आप चर्चा कर लेंगे। पहला, व्यापार की जानकारी के क्रम में यहाँ के बेहतर व्यापार को देखते हुए यहाँ भी राजनीतिक तंत्र की जगह कोई आर्थिक विनिमय तंत्र जरूर रहा होगा। विनिमय तंत्र जरूर रहा होगा, इसकी भूमिका जरूर रही होगी। दूसरा पॉइंट, जो अन्नागार मिले हैं या कोठार मिले हैं बड़े बड़े, इसको देखते हुए आप ये बता सकते हैं अन्नागार या कोठार मिलना ये भी कहीं न कहीं एक अर्थ में व्यापार की गतिविधियों को आगे बढ़ाने का काम कर रहे होंगे। अब किसान जो थे अपने अनाज को अन्नागार में ला कर रखते होंगे, या शायद वहाँ से फिर अनाज जगह जगह पे जाता होगा। तो शायद इससे अंदाज़ा लगा सकता है अन्नागार या कोठार की वजह से भी कि शायद यहाँ पर व्यापारिक गतिविधियाँ सुचारू रूप से चलाई जा सकती होंगी। इसके साथ साथ जो विदेशी व्यापार था, इस पॉइंट का बताएंगे, जो विदेशी व्यापार था वो भारत के पक्ष में, हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था, हड़प्पा सभ्यता के पक्ष में था। इसका तात्पर्य ये निकला कि हम जो दूसरे देशों के साथ व्यापार कर रहे थे, जो दूसरी विदेशी व्यापार था, पहले आप उसी को समझ लें। सपोज दैट ये हड़प्पा सभ्यता है, हमारा जो व्यापार था वो 2 अलग अलग देशों के साथ था। अलग अलग देश थे, वो एक देश था मिस्र और दूसरा देश था मेसोपोटामिया। मेसोपोटामिया, इन 2 देशों के साथ जो हमारा व्यापार था, उस व्यापार में हम जो वस्तु देते थे वो आमतौर पर वस्तु देते थे जो कुछ अनाज देते थे, इसके अलावा कुछ बर्तन वगैरह धान देते थे। लेकिन मिस्र मेसोपोटामिया जो आता था वो बहुमूल्य धातु आता था। तो इसका तात्पर्य निकला कि इस व्यापार में, व्यापार जो था वो भारत के पक्ष में था, इसके पक्ष में था।
यानी हम उन देशों से, ये लोग हड़प्पा वाले उन देशों से व्यापार में अच्छी स्थिति में थे, बेहतर स्थिति में थे, हमारा अर्निंग ज़्यादा हो रहा था, है ना। हम उधर से कीमती धातु मंगवा रहे थे, इधर से जो वस्तु आ रही थी वो कीमती धातु आ रही थी, चाहे सोना हो, चांदी हो, लाजवर्द हो, पत्थर थे, ये सब आ रहे थे। लेकिन हम जो दे रहे थे आमतौर पर अनाज का निर्यात कर रहे थे, तो व्यापार भारत के पक्ष में था। इसके साथ साथ एक पॉइंट और देखेंगे, अगर मिस्र मेसोपोटामिया को देखेंगे तो मिस्र के बजाय मेसोपोटामिया से व्यापार ज़्यादा हो रहा था। अगर दोनों देशों की तुलना भी की जाए तो मिस्र के बजाय मेसोपोटामिया से व्यापार भारत में हड़प्पा के काल में ज़्यादा हो रहा था। इसके साथ साथ एक और इंटरेस्टिंग बात है, कि इस व्यापार में हड़प्पा के व्यापारी ना मिस्र जाते थे, ना मेसोपोटामिया जाते थे, न ये यहाँ पे आते थे, हड़प्पा काल में आते थे, न यहाँ से ये लोग जाते थे, बल्कि व्यापार के बीच में एक मध्यवर्ती जगह था, बहरीन, मकरांत का तट, दिलमन, जिनके माध्यम से दोनों देश आपसी व्यापार कर रहे थे। तो व्यापार में एक मध्यवर्ती जगह थी, दिलमन, बहरीन, मकरान, जहाँ से दोनों देश हड़प्पा और मिस्र मेसोपोटामिया के साथ व्यापारिक गतिविधियाँ चलाई जा रही थी। इसका तात्पर्य निकला कि हड़प्पा से व्यापारी न वहाँ जा रहे थे, न वहाँ से व्यापारी यहाँ पे आ रहे थे। ये भी इसके इंटरेस्टिंग बात है। अर्थव्यवस्था के बारे में और भी बहुत सारी जानकारी है, जिसकी चर्चा हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। थैंक यू।